1 मई 2010 न्यूयॉर्क से 48 मील दूर लॉन्ग आइलैंड के गिलगो बीच के पास आधी रात के समय एक लड़की इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल करती है और घबराई हुई आवाज में कहती है, कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। वो लड़की अपनी जान बचाना चाहती थी, पर इससे पहले कि उसे कोई मदद मिलती, अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। इसके बाद उस लड़की को ना तो कभी किसी ने देखा और ना ही उसका कभी कुछ पता चला कि वो कहाँ गई। उस लड़की का नाम था शैनन गिलबर्ट, जो पेशे से एक सेक्स वर्कर थी। जब पुलिस ने गिलगो बीच की झाड़ियों में शैनन की खोजबीन शुरू की, तब उन्हें वहां शैनन तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें जो मिला वो था एक कब्रिस्तान। गिलगो बीच की झाड़ियों में पुलिस को 4 महिलाओं की लाशें मिली। शैनन गिलबर्ट की तरह ये चारों भी सेक्स वर्कर थी। अब ये केस सिर्फ शैनन गिलबर्ट के गायब होने का नहीं था, अब ये मामला बन चुका था एक सीरियल किलर का। एक ऐसा किलर जो सेक्स वर्कर को अपना निशाना बना रहा था। पर कौन था वो हत्यारा, क्या था उसका मकसद, और उस रात क्या हुआ था शैनन गिलबर्ट के साथ? इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे मिलेगा। यह है गिलगो बीच मर्डर केस, अमेरिका के सबसे खौफनाक अनसुलझे रहस्यों में से एक। लॉन्ग आइलैंड यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा आइलैंड है। इस आइलैंड की आबादी लगभग 8 मिलियन है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये आइलैंड स्वर्ग जैसा है, लेकिन किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस आइलैंड की रेत ने अपने अंदर कई दर्दनाक चीखें दबा रखी हैं। 24 साल की शैनन गिलबर्ट अमेरिका के जर्सी सिटी की रहने वाली थी और पेशे से एक सेक्स वर्कर थी। 1 मई 2010 की रात शैनन अपने एक क्लाइंट से मिलने लॉन्ग आइलैंड गई। सब ठीक चल रहा था, लेकिन आधी रात को अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शैनन पागलों की तरह चिल्लाने लगी। वो घबराई हुई एक घर से दूसरे घर भाग रही थी और पड़ोसियों से एक ही बात बोल रही थी, मुझे बचा लो। जब पड़ोसियों से उसे मदद ना मिली, तब वो सुनसान रास्तों पर भागने लगी। इसी दौरान उसने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल किया और लगभग 23 मिनट तक वो फोन पर एक ही बात बोल रही थी कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। और अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। इसके बाद शैनन गिलबर्ट का कभी कुछ पता नहीं चला। किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ चली गई। शैनन गिलबर्ट के गायब होने के बाद उसकी मां मैरी गिलबर्ट ने पुलिस में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। चूंकि शैनन एक प्रोस्टिट्यूट थी, इसलिए पुलिस ने उसे ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन फैमिली और मीडिया के दबाव बनाने के बाद पुलिस हरकत में आई। शैनन के गायब होने के कुछ 8 महीने बाद पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। पुलिस लॉन्ग आइलैंड पर उसे हर जगह तलाश रही थी। पुलिस को शैनन की बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन तलाशी के दौरान कुछ ऐसा मिला जो इस केस को एक खौफनाक मोड़ पर ले गया। 11 दिसंबर 2010 जब पुलिस शैनन गिलबर्ट को लॉन्ग आइलैंड के गिलगो बीच की झाड़ियों में तलाश कर रही थी, तब पुलिस को आसपास की झाड़ियों में एक के बाद एक 4 डेड बॉडीज मिली। शुरुआत में ऐसा लगा कि इनमें से एक बॉडी शैनन गिलबर्ट की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लाशें थी मेलिसा बार्थेलेमी, एम्बर कॉस्टेलो, मेगन वाटरमैन और मारिन बर्नार्ड की। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि शैनन गिलबर्ट की तरह ये चारों महिलाएं भी सेक्स वर्कर थीं और 2007 से 2010 के बीच लापता हो गई थी। इन चारों की बॉडी की हालत बिल्कुल एक जैसी थी। चारों की बॉडी प्लास्टिक से लिपटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि इन चारों की मौत का तरीका भी एक जैसा था। चारों महिलाओं की हत्या गला घोटने और सर पर वार करने से हुई थी। अब ये केस सिर्फ शैनन गिलबर्ट की मिसिंग का नहीं था, बल्कि ये केस एक सीरियल किलिंग का केस बन चुका था और अब पुलिस को तलाश थी उस सीरियल किलर की जो सिर्फ उन महिलाओं को निशाना बना रहा था जो पेशे से सेक्स वर्कर थी। पुलिस की एक टीम शैनन गिलबर्ट को तलाश कर रही थी और दूसरी टीम सीरियल किलर को ढूंढने में लगी थी, जिसने उन चारों सेक्स वर्कर को अपना निशाना बनाया था। पुलिस और जांच एजेंसियों को ऐसा लग रहा था कि कहीं उस सीरियल किलर ने शैनन गिलबर्ट को भी मार ना दिया हो, लेकिन जब तक शैनन की बॉडी नहीं मिल जाती, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल था। इस केस की जांच तेजी से चल रही थी। FBI से लेकर लोकल पुलिस और फॉरेंसिक टीम सब इस केस की छानबीन में लगे हुए थे। समय बीतता गया, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। उन चारों महिलाओं में से एक विक्टिम एम्बर कॉस्टेलो के दोस्त और उसके रूममेट ने पुलिस को बताया कि जिस रात एम्बर कॉस्टेलो गायब हुई थी, वो उसके साथ था। एम्बर के दोस्त ने बताया कि उस रात एम्बर का एक क्लाइंट उसे बार बार फोन कर रहा था। वो एम्बर को दुगने पैसे देने की बोल रहा था।
वो क्लाइंट एम्बर को लेने उसके घर के बाहर आया और उसने एम्बर को फोन और पर्स घर पर ही छोड़कर आने को बोला था। एम्बर के दोस्त ने बताया कि एम्बर काफी टाइम से सेक्स वर्कर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन कभी किसी क्लाइंट ने ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसा उस रात क्लाइंट ने किया था। एम्बर के दोस्त ने बताया कि उस रात जब वो एम्बर को छोड़ने घर के बाहर गया था, तब उसने उस क्लाइंट को देखा था। अंधेरा होने की वजह से उसने क्लाइंट का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसने बताया कि वो आदमी दिखने में काफी लंबा चौड़ा और विशाल कदकाठी वाला था। एम्बर के दोस्त ने एक खास बात जो बताई वो ये थी कि वो क्लाइंट जिस गाड़ी से आया था वो गाड़ी थी शेवरले एवलांच। एम्बर कॉस्टेलो के दोस्त ने पुलिस को उस क्लाइंट के बारे में जो कुछ भी बताया था, उसके बाद से पुलिस को लॉन्ग आइलैंड पर एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो कद काठी में लंबा चौड़ा हो और जिसके पास शेवरले एवलांच गाड़ी हो। और आखिरकार उन चारों महिलाओं की बॉडी मिलने के 13 साल बाद जुलाई 2023 में पुलिस ने रेक्स ह्यूरमैन नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया। रेक्स ह्यूरमैन जब अरेस्ट हुआ उस समय उसकी उम्र 59 साल थी। रेक्स पेशे से एक आर्किटेक्ट था। वो शादीशुदा था, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लॉन्ग आइलैंड में रहता था। रेक्स ह्यूरमैन को करीब से जानने वाले लोगों ने बताया कि वो एक आम इंसान की तरह था, अपने परिवार के साथ खुश था, लेकिन ये उसकी असली पहचान नहीं थी। रेक्स असलियत में एक हैवान था जो सिर्फ निर्दोष सेक्स वर्कर्स को अपना शिकार बनाता था। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर पुलिस रेक्स ह्यूरमैन तक पहुंची कैसे? दरअसल एम्बर कॉस्टेलो के दोस्त के बयान के बाद पुलिस को लॉन्ग आइलैंड पर एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसकी कद काठी लंबी चौड़ी हो और उसके पास शेवरले एवलांच गाड़ी हो। इसके बाद पुलिस की नजर रेक्स ह्यूरमैन पर पड़ी जो कद काठी में लंबा चौड़ा था और उसके पास शेवरले एवलांच गाड़ी भी थी। पर उस समय रेक्स को अरेस्ट करना मुश्किल था क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। पुलिस ने उस पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन जब रेक्स ने पिज्जा खाकर बाकी बचा हुआ पिज्जा डस्टबिन में डाल दिया, तब इसी पिज्जे ने उसकी असलियत सामने ला दी। दरअसल पुलिस ने रेक्स के खाए हुए पिज्जे से रेक्स का डीएनए लिया और वो चारों महिलाएं जिनकी बॉडी गिलगो बीच की झाड़ियों में मिली थी, उनके शरीर पर जो बाल और नाखून के निशान मिले थे, उसके डीएनए से रेक्स का डीएनए जब मैच कराया गया तब वो मैच कर गया। डीएनए का मैच करना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। डीएनए मैच होने के बाद जब पुलिस ने रेक्स ह्यूरमैन के घर की तलाशी ली, तब उन्हें रेक्स के घर से रस्सियां, बोरियां, शहर के नक्शे, कई तरह की बंदूकें और विक्टिम की तस्वीरें मिली। इसके साथ ही जब पुलिस ने उसके इंटरनेट की हिस्ट्री खंगाली, तब पता चला उसकी इंटरनेट हिस्ट्री टॉर्चर और मर्डर पर बेस्ड एडल्ट वीडियोस से भरी हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने यह भी पता लगाया कि अपने हर शिकार को मारने से पहले रेक्स विक्टिम की पूरी तरह से उसकी डिटेल इंटरनेट पर पता लगाता था। रेक्स ह्यूरमैन के अरेस्ट होने के बाद उसकी पत्नी, बच्चे, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को यकीन नहीं हो रहा था कि सीधा साधा दिखने वाला आदमी असलियत में एक सीरियल किलर था। अब समझना ये है कि आखिर रेक्स ह्यूरमैन ऐसा क्यों था। एक तरफ वो एक आम इंसान वाली जिंदगी जी रहा था जो अपने परिवार के साथ खुश था, और दूसरी तरफ वो एक सीरियल किलर की जिंदगी जी रहा था जो सिर्फ सेक्स वर्कर को अपना निशाना बना रहा था। ये जानने के लिए कि आखिर रेक्स ह्यूरमैन क्यों सेक्स वर्कर को अपना निशाना बना रहा था, इसके लिए हमें उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझना होगा। इसकी पहली वजह है कंट्रोल और डोमिनेशन की भूख। मतलब सेक्स वर्कर रेक्स के लिए आसान टारगेट थी। रेक्स क्लाइंट बनकर सेक्स वर्कर को ऑनलाइन बुक करता था, फिर लोकेशन पर बुलाकर उन्हें मारता और खत्म करने के बाद उनकी बॉडी को प्लास्टिक के बैग में लपेटकर गिलगो बीच की झाड़ियों में फेंक देता था। रेक्स को पता था कि पुलिस सेक्स वर्कर के मामले में ज्यादा ध्यान नहीं देगी और किसी को उसके ऊपर कभी शक नहीं होगा। दूसरी वजह है सेक्सुअल सैडिज्म। जब कोई आदमी अपने पार्टनर को फिजिकली टॉर्चर करे और ऐसा करके उसे मजा आ रहा हो, वो एक्साइटेड हो रहा हो, तो इसे सेक्सुअल सैडिज्म कहते हैं। रेक्स ह्यूरमैन भी सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर का शिकार था। रेक्स के लिए औरतें इंसान नहीं थी, वो उन्हें सिर्फ अपनी फैंटेसी पूरा करने का एक टूल मानता था।
तीसरी वजह है गॉड कॉम्प्लेक्स, यानी खुद की ताकत का एहसास करना। रेक्स ने जिन लोगों की हत्या की वो उनके परिवार के लोगों को फोन करता और उनकी मौत का मजाक बनाता था, उन्हें भला बुरा कहता था। विक्टिम के परिवारों को कॉल करना और उनकी मौत पर हंसना, ये सब एक साइकोपैथिक माइंड की निशानी है जो खुद को सबसे ऊपर समझता है। रेक्स ह्यूरमैन दोहरी जिंदगी जी रहा था। वो एक साइकोपैथ था जिसने एक स्मार्ट और सक्सेसफुल आदमी का चेहरा पहना हुआ था और दूसरी तरफ वो एक खतरनाक सीरियल किलर था। ये डबल लाइफ उसे थ्रिल देती थी, उसे मजा आता था। रेक्स ह्यूरमैन इस समय सलाखों के पीछे है। उसके ऊपर मेलिसा बार्थेलेमी, एम्बर कॉस्टेलो, मेगन वाटरमैन और मारिन बर्नार्ड की हत्या का केस चल रहा है। पुलिस की लापरवाही की वजह से इस केस को सॉल्व होने में एक लंबा समय लगा। 2010 से 2020 के बीच पुलिस ने इस केस को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि शुरुआत में इस केस की जांच कर रहे एक पुलिस ऑफिसर जेम्स बर्क पर करप्शन के आरोप लगे। आरोप था कि उन्होंने इस केस को जानबूझकर दबाने की कोशिश की थी, जिसके बाद जेम्स बर्क को इस केस से हटा दिया गया था। अब आखिर में सवाल उठता है कि आखिर शैनन गिलबर्ट का हुआ क्या, जिसके गायब होने के बाद से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। दरअसल शैनन गिलबर्ट के गायब होने के 19 महीने बाद यानी 13 दिसंबर 2011 को पुलिस को गिलगो बीच की झाड़ियों में दलदल के पास शैनन गिलबर्ट की बॉडी मिली, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। शैनन की फैमिली को यकीन था कि शैनन भी रेक्स ह्यूरमैन का शिकार हुई थी, जिसने बाकी सेक्स वर्कर्स की हत्या की थी, लेकिन पुलिस ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। पुलिस का दावा था कि शैनन की मौत दलदल में डूबने से हुई थी, मगर शैनन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी गर्दन की एक छोटी सी हड्डी टूटी हुई थी। बस इसी वजह से शैनन के परिवार को आज भी यकीन है कि शैनन की मौत एक हत्या थी। शैनन के परिवार का दावा है कि उस सीरियल किलर ने शैनन का गला दबाकर उसे खत्म कर दिया था, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। लेकिन जो भी हो, शैनन गिलबर्ट के गायब होने से ये पूरी कहानी शुरू हुई और आखिर में पुलिस एक खतरनाक सीरियल किलर रेक्स ह्यूरमैन तक पहुंची और विक्टिम्स को इंसाफ मिला। गिलगो बीच मर्डर केस अमेरिका के इतिहास का सबसे खौफनाक सीरियल मर्डर केस में से एक माना जाता है। एक समय था जब गिलगो बीच मछुआरों के शिकार की मनपसंद जगह थी, लेकिन आज ये इलाका इंसानों के शिकार की जगह बन चुका है। कहते हैं गिलगो बीच की रेत के नीचे आज भी ऐसी कई कहानियां दफन हैं जिन्हें अब भी इंसाफ का इंतजार है।